वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हेन आई स्टार्टेड स्पेशलिटी तो पहला मुझे बात बताई गई बड़ी बार बार के एमआरसीपी आपका स्टाइल है, कहाँ आप आ गए हैं, आप ये तो सीजनल स्पेशलिटी है, तो आपको तो ऐसा काम करना चाहिए जो कि थ्रू आउट द ईयर चलता हो। इन माई 11 ईयर ऑफ प्रैक्टिस बिलीव मी, नो एस्थमा इज नॉट सीजनल। अगर आप पिछले 2 साल पहले गाइडलाइन पढ़ें और आपको डेफिनेशन आती होगी, विच आई रिमेंबर, यू ऑल एवरीबॉडी रिमेंबर, तो इसमें एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। अच्छा, सो वन डेफिनेशन सेज दिस इज अ रिकरेंट इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे थोड़ा हम सोचते हैं, इज इट एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? इट्स अ रिकरेंट वन। सो वी शुड नो 4 सिम्टम। क्या क्या सिम्टम्स है हमारी? कफ, वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, बट दे शुड वेरी। किस सेंस में? इन सेंस ऑफ इंटेंसिटी। कैसे? कि डॉक्टर साहब मुझे ये खांसी रात को या अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होती है, ऐसे ही है। या मुझे ये अलामात इन सम सीजन दीज आर देयर एंड इन सम सीजन आई एम सिम्टम फ्री, ऐसा। इसको कहते हैं इन सेंस ऑफ इंटेंसिटी। फिर अगला जो उसने लाइन बोली कि वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन, वो हमारी स्पायरोमेट्री डिफाइन करेगी। ठीक हो गया? 300 million people suffer from asthma, and over the last 40 years there is sharp increase in the global prevalence of asthma, and asthma prevalence is expected to increase by 50% every decade. This is very common. हमारे यहाँ इसका काउंटर पार्ट एक डिजीज चल रही है, वो मैं बात को इन बिटवीन आपको बताऊंगा। इन पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स वेरी वेरी वीक। हम यूजुअली गोरों पे डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो रफली सेज के 7 to 10% पीपल सफर फ्रॉम एस्थमा। 9.8 मिलियन डाटा देखें 2006 का हमारे पास है, सिर्फ उसके बाद का अवेलेबल नहीं है। इन 30 स्टूडेंट क्लास 3 स्टूडेंट्स यूजुअली सफर फ्रॉम एस्थमा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यही सिम्टम है, यहीं से हमारे सारी चीजें स्टार्ट होंगी। सो हमने कहा देयर आर सिम्टम ऑफ wheeze, shortness of breath, chest tightness and cough, that generally more than one type of symptom will there and they occur and vary over a period of time in sense of intensity. हम बता चुके हैं। Symptom of are often worse at night. Symptoms are triggered by exercise, laughter, allergen, cold air. Symptom appear often or worsen after viral infection. कुछ ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे टीचर्स मिलेंगे कि मैं ज़्यादा देर अगर बात करता हूँ तो मुझे खांसी शुरू होती है, मैं ज़्यादा ऊंची अगर हंसना शुरू कर देता हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है। एस्थमा डायग्नोसिस के लिए हमें अब यहाँ पे गाइडलाइन से डिफर करना है। 2023 जीना गाइडलाइन ने एक चीज़ ऐड कर दी है। शुड आई टेल यू पीपल टू डू दैट? आई एम स्टिल कंफ्यूज। वो क्या कहती है 2023 जीना? इफ द पेशेंट हैज़ दिस सिम्टम यू शुड गो फॉर स्पायरोमेट्री। अब से पहले तक हम कहते थे 80% वी कैन डायग्नोज एस्थमा वाया क्लिनिकल हिस्ट्री, 20% में हम कंफ्यूज होते थे। ऐसा क्यों किया जीना ने? क्या उसको ऐसा प्रॉब्लम है? क्या ख्याल है आपका? जीना हमारी ऑथेंटिक गाइडलाइन है ना, क्या वजह है वो बाहर पब्लिश होती है? और कोई चीज़ सोचे, गोरों में क्या नहीं, उनको स्पायरोमेट्री ऐड करने की क्या जरूरत थी? वो भाई उन्होंने सारे अपनी जो भी उसको बेचारे को मेडिसिन देनी है वो पल्ले से देनी है गवर्नमेंट। तो कुछ लोगों को आप क्लिनिकल हिस्ट्री पे एस्थमा डायग्नोज करके इलाज कर ही जाते हो, वो कहते हैं कहीं बैरियर लगा दें सो दैट वो स्पायरोमेट्री कर लें, कुछ बर्डन ऑफ एस्थमा कम हो जाए। मुझे इसकी लॉजिक ये लगती है बिकॉज अप टिल नाउ इट्स अ लॉन्ग टाइम ऑफ माई क्लिनिकल प्रैक्टिस वी रियली कंफ्यूज टू मेक डायग्नोसिस विद कि हमें स्पायरोमेट्री पे जाना पड़ा। वैसे भी इजीली अवेलेबल है, मुझे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ इस वजह से मैं कह रहा हूँ। गाइडलाइन ये कहती है कि you will go for the spirometry to say that patient is suffering from asthma। ये मैं आपको गाइडलाइन के वर्ड बता रहा हूँ। Will you practice that? बिल्कुल इन्होंने सही बात की कि हमारा स्पायरोमेट्री अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबल है तो टेक्नीशियन ट्रेन नहीं है। टेक्नीशियन बिलीव मी, टेक्नीशियन गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर 2 to 3 स्पायरोमेट्री। वो सही करवा रहा हो ना तो तीसरे के बाद उसके हाथ खड़े हो जाते। लेकिन आप देखें 10-10 पेशेंट की लाइनें लगी होती हैं, स्पायरोमेट्री वो करवा रहे होते हैं और रिजल्ट जो आता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव का रिस्ट्रिक्टिव आ रहा होता है, रिस्ट्रिक्टिव का रिजल्ट ही नहीं आ रहा होता। ठीक है, सो बट सर इस पे जो स्पायरोमेट्री है इंटरनेशनली इस पे इतना लिमिटेड डाटा है
कि मैंने जब मेरा यही था वेटालोग्राफिक फंक्शन इन एसिम्प्टोमेटिक क्रॉनिक स्मोकर्स एंड स्मोकर्स, अच्छा, तो मैं जो भी लिख के भेजा उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ भी नहीं, आपका एक्सेप्ट है। हाँ तो इंटरनेशनली इस पे काम ही इतना नहीं हो। सर नहीं, अब वैसे बहुत चेंज हो गया। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना, आपने बताया ना एसिम्प्टोमेटिक स्मोकर, सीओपीडी की फिर हम कभी क्लास रखेंगे। अब एक नई डेफिनेशन आ गई है, प्रिजर्व्ड रेशियो विद इम्पेयर्ड लंग फंक्शन। आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो आप स्टडी कर रहे थे, उसको आप प्रिज्म में क्लासीफाई कर दिया है, जिनकी रेशियो प्रिजर्व होगी लेकिन सिम्टम होंगी। सीओपीडी, मैंने आपको कहा ना, मैं एक बात बताऊंगा जो मैं समझता हूँ हमारे लाहौरियों में कॉमन होगी। आप अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो सीओपीडी की जो टॉक्सोनॉमी है वो चेंज हो गई है। सीओपीडी अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ इटियोलॉजी कर दी है। सीओपीडी आई सेकेंडरी टू इन्फेक्शन, सीओपीडी पी सेकेंडरी टू पोल्यूशन। व्हाट डू यू थिंक? कल शाम को लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था? 161 था, अनहेल्दी था। एक आम शख्स अडल्ट जो है वो एक दिन में 2000 गैलन हवा इनहेल करता है। आपको होना क्या है अगले फ्यूचर में? सर ये चले जी। सो जब हम स्पायरोमेट्री करेंगे, स्पायरोमेट्री करके हम फोकस किस पे करेंगे? रेशो पे। रेशो किससे कम होगी? 70 से नीचे होगी। रेशो के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि जब 70 से नीचे आ गई तो वो तो ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज होगी। अब मैंने इसको सीओपीडी और एस्थमा से डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे क्या टेस्ट करवाना है? रिवर्सिबिलिटी। सो आप देखेंगे, आपको इसका मतलब है कि मुझे आपको कहना चाहिए कि आप स्पायरोमेट्री रखें, फिर आप साल्बिटामोल रखें, या आप इप्राटोपियम रखें, या दोनों को कंबाइन करें, और इसके बाद आप एस्थमा डिफाइन करें। तो दिस इज रिलेटिवली डिबेटेबल अमंग आवर पल्मोनोलॉजिस्ट के क्या हम ये रिकमेंडेशन दें, लेकिन गाइडलाइन की बात ये है कि आफ्टर दिस हिस्ट्री आपको स्पायरोमेट्री पे जाना पड़ेगा। ठीक होगा? सो फिर आप क्या करोगे? आप उसकी रिवर्सिबिलिटी चेक करोगे। अगर FEV1 इंक्रीज है 12% और 200 ml, या हाँ एक काम कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी तक हम भी नहीं प्रैक्टिस कर पाए। पीक फ्लो मीटर पता है ना हमें? पीक फ्लो मीटर हमने डायबिटीज के जितने पेशेंट हैं उनको ग्लूकोमीटर दे दिया, लेकिन एस्थमा के मरीजों को अभी तक हम पीक फ्लो मीटर नहीं दे पाए। आप पीक फ्लो मीटर पे भी डायग्नोज कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट को पीक फ्लो मीटर कहते हैं कि जी ले लें, और सुबह और रात डायर्नर वेरिएशन उसकी देखें, अगर वो 13% से ज़्यादा है तो वो एस्थमा डिक्लेयर होता है। ठीक है, अच्छा चलें जी हम आगे चलते हैं। सो इसका मतलब है वी हैव अ पेशेंट हु इज हैविंग कफ, वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, एंड दैट इज वेरिंग ओवर टाइम इन सेंस ऑफ इंटेंसिटी। किस तरह कि दिन को ज़्यादा, रात को उसमें वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन है, या किसी ट्रिगर के साथ वेरिएशन उसको हो जाती है। तो फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि हम स्पायरोमेट्री कराएंगे, एंड आफ्टर स्पायरोमेट्री इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, मीन FEV1 FVC रेशियो लेस देन 70, हम उसकी रिवर्सिबिलिटी कराएंगे, एंड वी विल डिफाइन दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। फिर ये एक साइकिल बेस्ड मैनेजमेंट होती है। व्हेन एवर पेशेंट कम टू यू, आप उसका डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं, उसका सिम्टोमेटिक कंट्रोल चेक करते हैं, एंड यू चेक व्हाट आर द फैक्टर्स, लाइक पेशेंट स्मोकर तो नहीं है, इनहेलर टेक्निक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड पेशेंट प्रेफरेंस क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, वो एथलीट था, अब उसको एस्थमा होता था जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था। आपने उसको बताया कि जी आपने इनहेलर लेना है, इनहेलर लेना, पहले माली बड़ा मिथ है। उसने कहा चलो मैं अपना ऑक्यूपेशन ही चेंज कर लेता हूँ, मैं कोई वो काम करता हूँ जो कि बैठ के करने वाला, तो उसको वो सिम्टोमेटिक ही नहीं होगा। सो प्रेफरेंस, आप दोनों के गोल एक जैसे होने चाहिए कि यू शुड हैव अ नॉर्मल एक्टिविटी वाइल यू आर टेकिंग इनहेलर्स, ये आपका गोल होना चाहिए। आफ्टर असेसिंग द पेशेंट, आप नेक्स्ट काम क्या करते हो? आप उसकी ट्रीटमेंट को एडजस्ट करते हो कि वो मेडिकेशन ठीक ले रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हो उस पेशेंट को? वैक्सीनेशन। कौन सी वैक्सीनेशन करवानी है? तो आप ऑडियंस में से कितने लोगों ने फ्लू की करवा ली है? सर आ गई है, अवेलेबल है, अवेलेबल है, अभी करवाएं। यस अवेलेबल है, इन्फ्लोवैक अवेलेबल है, आप लोगों ने लाजमन करवानी है। सो एवरी एस्थमेटिक उसकी वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी फ्रॉम माई साइड। एवरी हेल्थ केयर वर्कर शुड बी वैक्सीनेटेड विद इन्फ्लुएंजा, एज अबव 60, विद निमोनिया, लाजमन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। इसका मतलब पेशेंट आपके पास एस्थमा का जब भी आता है, यू रिकन्फर्म योर डायग्नोसिस, यू चेक दैट पेशेंट इज टेकिंग इनहेलर टेक्निक ऑप्टिमली, यू कंफर्म कि कोई रिस्क फैक्टर ऐसा तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो आप उसकी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हो, उसके बाद
एंड में जब रीअसेस करते हो तो चेक कर रहे होते हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुई। मैं थोड़ा सा काम वाले पॉइंट पे अब आना चाहता हूँ। अब आपके पास जब पेशेंट एस्थमा का आ जाता है तो कब मैं उसकी असेसमेंट करना चाहता हूँ। आज आपने उसको इनहेलर स्टार्ट किया, तो आज है थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे उसको बुला लूँ, कब बुलाना चाहता हूँ? मैं क्यों बताऊँ, इतनी दफ़ा तो पढ़ा है हमने। अच्छा, इसको हम दो में क्लासीफाई कर देते हैं। एक वो पेशेंट कह देते हैं जो स्टेबल है, एक्सेसिबिशन वाली मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं स्टेबल एस्थमा की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने उसको फॉर एग्जांपल स्टेप अप किया है तो मैं कब कॉल बैक करूँ? अच्छा सर, आप ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हर पेशेंट पे अप्लाई नहीं होती जो आप बात कर रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे ज़रूर होंगे जो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वंस यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, आपको फॉलो अप 4 वीक्स पे चाहिए होता है, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि पेशेंट आफ्टर 1 वीक यूजुअली वो इफेक्टिव रिस्पॉन्स देगा, जो आपका ख्याल, पेशेंट का ख्याल है कि मुझे नेक्स्ट डे मिलना चाहिए, बिकॉज इनहेलर दे रहे हैं हम उसको। तो 4 वीक्स के बाद हम उसकी असेसमेंट पे कमेंट करते हैं कि वो किस किस्म का कंट्रोल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो पहला हमारा कंसेंसस ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक ऐसा पेशेंट भी है जो आपका ख्याल है कि जिसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और वो सिम्टोमेटिक बहुत ज़्यादा था, आप उसको वीक बाद भी बुलाओगे, लेकिन कंट्रोल डिफाइन करने के लिए क्या लेवल ऑफ कंट्रोल अच्छा है, मुझे 4 वीक्स चाहिए उस पेशेंट को ऑन द सेम मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, आई डोंट डिसएग्री विद यू सर। ये जो गाइडलाइन होती है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये गाइडलाइन है एक जीपी को अप्रोच करना है यूके में या यूएसए में किसी बंदे ने, तो अगर आप कोई उसको इतनी दफ़ा कॉल बैक करेंगे तो उसका इकोनॉमिकल बर्डन भी होगा और यूके पे उस पर प्रेशर भी होगा, तो उन्होंने अपने मुताबिक मॉडिफाई की होती है। ठीक है, आई डोंट डिसएग्री विद यू। अगर आप समझते हैं कि मैं एक हफ्ते बाद बुलाना चाहता हूँ, लेकिन उस पर कंट्रोल डिसाइड नहीं होगा। कंट्रोल डिसाइड होगा अगर वो 4 वीक्स उस ट्रीटमेंट पे ये लेवल मेंटेन कर लेगा, वो मैं आपको आगे बताऊँ। उसके बाद ये है कि आप पेशेंट का रिस्क फैक्टर ज़रूर देखेंगे कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं जो उसका आउटकम कम ख़राब कर रहा है। लाइक लाहौर में लोग पूछते हैं, सर हमारी कफ ठीक नहीं हो रही। नो, आई आस्क देम कि हाउ कैन आई से कि यू विल बी इम्प्रूव्ड। आप लाहौर छोड़ दें, बिलीव मी, मैं अपने पेशेंट को कह रहा हूँ ये बात। देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस शहर का 161 हो, जब इतनी बारिशें हो चुकी हैं, आप अभी फोकस करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। उस वेबसाइट पे एक चीज़ लिखा होता है PM2.5, कभी देखा है पर्टिकुलर मैटर? उसके आगे लिखा होता है मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 14। ये पार्टिकुलर मैटर वो मैटर्स हैं विच पेनिट्रेट डीप इनटू योर एल्वुलाई, जो आपके एल्वुलाई को पंक्चर करते हैं और रिपेयर होता है, पंक्चर रिपेयर टिल यू डेवलप COPD-P। तो मुझे बताएं, क्या हमारा पेशेंट यहाँ पे कंट्रोल्ड एस्थमेटिक हो सकता है? वेरी डिफिकल्ट। यस, अगर होगा भी तो शायद 2 महीने के लिए, तीसरे महीने उसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन ट्रिगर कर दे। अच्छा, फिर आपके पास जब भी आ रहा है असेस करने के लिए, बिलीव मी, ये चीज़ आप जरूर चेक करें। हमने एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप की थी, वो बड़े लोगों ने पसंद की, वो इनहेलर टेक्निक पे। दोबारा भी करेंगे। हाँ जी, इनहेलर टेक्निक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी जब हमारे पास भेजता है तो नुस्खे में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है टेक्निक में। आप लोग जब भी देखें तो पहले उसकी इनहेलर टेक्निक जरूर चेक करें। और 50% पेशेंट, ये गोरे कहते हैं, दे डोंट नो प्रॉपर इनहेलर टेक्निक, तो हमारे कितने % पेशेंट जो होंगे वो इनहेलर टेक्निक को नहीं बेहतर जानते होंगे। ठीक है, फिर साइड इफेक्ट का जरूर पूछें। सबसे कॉमन इनहेलर जो अब हम देते हैं उसमें कौन सा साल्ट होता है? ब्लॉकर रहने दो, एगोनिस्ट करो। तो बीटा 2 एगोनिस्ट ने काम क्या करना है? अच्छा, अगर आप उसको पहले ये बता देना, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, तो वो थोड़ा सा मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है इस साइड इफेक्ट को। अगर उसको सडन डेवलप होगा ना, तो फिर प्रॉब्लम बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज राइट नो, आगे जो हम डिबेट करने वाले हैं उसमें हमने उस साल्ट को मैंडेटरी करना है किसी ना किसी फॉर्म में। मैं आगे आपसे डिबेट करूंगा, बिकॉज दिस इज मोर डिबेट देन लेक्चर व्हाट वी आर डूइंग। ठीक हो गया? अगला स्टेप हम कोई भी फॉलो नहीं करते, हम कहते हैं उसको एस्थमा एक्शन प्लान दे। हमने आज तक नहीं फॉलो किया। एस्थमा एक्शन प्लान क्या है? एक चार्ट है, उस पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। अगर आपकी ये सिम्टम है तो आप ग्रीन में लैंड करते हैं तो आप कंट्रोल्ड हैं, अगर आप रेड में लाइन करते हैं तो आप अनकंट्रोल्ड हैं। तो आप वहाँ पे पहले यूके में रेस्पिरेटरी जो आपका एस्थमा जो है ना, नर्स होती है उसके पास जाते हैं, वो उसको करेक्ट करती है, तो फिर जीपी के पास जाते हैं, फिर कंसल्टेंट के पास आते हैं। ये इतना बड़ा कैस्केड है यूके में। कोमॉर्बिडिटीज को जरूर देखें,
जब भी आप एस्थमा को मैनेज कर रहे हैं, राइनोसाइनसाइटिस, गर्ड, ओबेसिटी, OSA, ये तो अब सब में है जो हालात चल रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जितनी भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, दे मेक एस्थमा अनकंट्रोल्ड एंड आउटकम को पुअर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि पढ़ाना तो मैंने इसको ऐड कर दिया, इसमें सिर्फ यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि वो क्या कहता है, कि वो कहता है कि जब भी आप पेशेंट एस्थमा का देखते हैं, एस्थमा पेशेंट विद सिम्टम्स, एग्जामिनेशन हिस्ट्री इफ प्रेजेंट, पेशेंट अगर इनहेलर ले रहा है तो उसको स्टॉप करने के बाद स्पायरोमेट्री रिवर्सिबिलिटी करवाएं। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस मैंने आप पे छोड़, एज अ पल्मोलॉजिस्ट वर्किंग इन पाकिस्तान मैं आपको बाउंड नहीं करूँगा कि आप स्पायरोमेट्री कराएं, ठीक है सर, लिख दिया उन्होंने, मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे लिहाज से तो पीक फ्लो आप कर लें, बिल्कुल ठीक, आई टोटली एग्री, बिल्कुल। देखें, स्पायरोमेट्री हमारे जैसे लेवल पे आके करवा के टेक्नीशियन से करवाने के बाद, पैसे लेने के बाद जब आप देखते हैं तो फिर आप कहते हैं यार आप एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा होता। सो इतने सालों के बाद भी शायद वी कम अक्रॉस एनी पेशेंट ऑफ एस्थमा जहां पे हमें वाकई स्पायरोमेट्री पे डिसीजन करना पड़े, क्लिनिकल डिसीजन इस पे लेना, ठीक है। असेसमेंट हम कैसे करते हैं, हमने कहा था सर यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कि 4 वीक्स के बाद हम उसको बुला रहे हैं, तो 4 वीक्स के बाद बुला के सवाल क्या पूछेंगे उससे, चलें गुड, आपने कहा हफ्ते में कितनी दफा आती है, आप ओनली फोकस करें कफ पे, बाकी 3 सिम्टम कहाँ गए। तो इसका मतलब है अगर हफ्ते में वो चारों सिम्टम्स में से कोई सिम्टम आती है, एक मैं अगर लाइन ड्रा कर दूं, ऐसे ही है कंसेंसस ऑफ हाउस कि 4 वीक्स के बाद मैं बुला रहा हूं, और 4 सिम्टम क्या थी, कफ, वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, ऐसे ही है। ये सर ने कहा हफ्ते में कितनी दफा, चलो ठीक, और क्या पॉइंट हो सकता है, एक्सीलेंट, एक्सरसाइज के बाद, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो इसका एक हम पॉइंट बना लेते हैं, एट नाइट, नॉकटर्नल सिम्टम। तो अगर हम नॉकटर्नल सिम्टम बना रहे हैं तो डे टाइम ना बना दें, डे टाइम सिम्टम एक्सरसाइज, मैंने तो पढ़ाया नहीं आप लोगों, आपने खुद ही टेबल कंप्लीट कर दी। सो डे टाइम सिम्टम मोर देन ट्वाइस अ वीक, ठीक है। एनी नाइट टाइम वेकनिंग ड्यू टू एस्थमा, अब ये एस्थमा की वो सिम्टम्स की बात कर रहा है, यानी कफ पे फोकस नहीं कर रहे, वी आर फोकसिंग ऑन कफ, वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट टाइटनेस। फिर उसने रिलीवर कितनी दफा यूज किया, एंड एनी एक्टिविटी लिमिटेशन, कि जब पेशेंट तेज काम करता था उसको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होती थी, ठीक हो गया, इजी टू मेमोराइज। यानी हमने एस्थमा को डायग्नोज भी क्लिनिकली कर लिया, और 4 वीक्स के बाद उसका कंट्रोल भी हमने क्लिनिकल इक्वेशन पे डिफाइन कर दिया। लेकिन क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इफ नन ऑफ द सिम्टम इज देयर, दिस इज कॉल्ड एज वेल कंट्रोल्ड एस्थमा। If 1 or 2 symptoms is there, this is called partly controlled asthma. If 3 or 4 symptom is there, this is uncontrolled asthma. यहाँ पे मैं मैनेजमेंट को रीडिज़ाइन करता हूँ। In my point of view, asthma should be managed like chemotherapy. Induction, maintenance, and then withdraw if possible. देखें, अगर आप गोरों की कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ की पब्लिक की एजुकेशनल अवेयरनेस आप देखें, तो शायद वो अपनी, मैं उसको लेवल 2 पे ट्रीट कर रहा हूँ, तो शायद वो अपनी सिम्टम को 2 हफ्ते बर्दाश्त कर ले। यहाँ पेशेंट ऐसा नहीं है, वो चाहता है कि आज मुझे ट्रीट किया है तो मुझे 2 नहीं तो 4 दिन में फ़र्क पड़ना चाहिए। तो माई ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी इन दिस पेशेंट, इन दिस पॉपुलेशन इज़ कि मैं उसको उस रिकमेंडेड स्टेप से एक स्टेप ऊपर रखता हूँ, सो दैट इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो टेक्निकली पेशेंट जल्दी बेहतर हो जाता है, सेकंड पेशेंट की कंप्लाइंस बेहतर हो जाती है। इफ़ पेशेंट इज़ नॉट इम्प्रूव विद योर मेडिसिन, आपने मेडिसिन सही दी है, मेरे पास आ गया है और मैंने उसको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है, वो मेरा पेशेंट बन गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई डू, मैं उसको स्टेप अप रखता हूँ, आई कॉल दिस एन इंडक्शन फेज। सो 4 वीक्स के बाद होपफुली मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल, आप उनका कॉन्फिडेंस गेन हो चुका हो। अब डिपेंड अपॉन द सीजन, लाइक अब मैं अगर उसको इंडक्शन फेज में लेके आ रहा हूँ, तो 4 वीक्स के बाद कौन सा सीजन आप लोगों के लिए आ रहा है बड़ा अच्छा,
सर्दी गर्मी बाहर खजान स्मोक, सो स्मोक इज कमिंग। तो स्मोक कितना बड़ा ट्रिगर होगा उसके लिए, तो मैं स्टेप डाउन नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल मेंटेन द ट्रीटमेंट फॉर अनदर 4 वीक्स। या मुझे पता है कि अगला सीजन ऐसा आ रहा है जो कि बहुत कोल्ड सीजन हो सकता है, तो मैं अपनी मेंटेनेंस थेरेपी को कंटिन्यू रखूंगा। इसका मतलब है अगर हम इसको पढ़ते हैं यहाँ तक, तो ये कंसेंसस हमने डेवलप कर लिया कि स्टेप अप करने के बाद हम उसको एटलीस्ट 4 वीक्स तक मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा एस्मा मैनेजमेंट में क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। गोल मेरा क्या है, आई वांट दैट पेशेंट सिम्टम्स आर वेल कंट्रोल्ड सो दैट पेशेंट शुड हैव अ नॉर्मल एक्टिविटी एंड दे शुड बी नो एक्सेसिबेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेविडसन का एक टेबल याद होगा जिसमें उसने सीओपीडी बनाई थी, राउंड से 3 सर्कल्स थे, एक में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक में एम्फाइजीमा, नीचे एस्थमा लिखा हुआ था। तो जो अनकंट्रोल एस्थमा जिसमें बार बार एक्सेसिबेशन होती हैं, देयर एयरवे गेट फिक्स्ड, दे बिहेव लाइक सीओपीडी। तो हम नहीं चाहते कि वो सीओपीडी बिहेव करे। अ लॉट ऑफ मेडिसिन अवेलेबल, बट जनरली एक कंट्रोलर है, एक रिलीवर। इनका कंसेप्ट क्या है, यही बात कर रहे हैं। कंट्रोलर मीन कि इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, एग्रीड। रिलीवर मीन सिम्टम को बेहतर करें। अब यहाँ पे आप लोगों बड़ा मेजर ट्विस्ट आया। आई एम सरप्राइज कि इतने सालों के बाद हमने एक चीज़ अंडरस्टैंड की। हम लोग वैसे नॉर्मली से इसे बताइएगा, हम लोग कौन सा इनहेलर देते रहे? ठीक है, आप लोग वैसे मसला अवेयर हो चुके हैं, मैं इस पे अच्छा वैसे लोग साल्बो देते रहे ना। हम याद है हम एक ज़माने में साल्बो देते थे, चेंज हो गया। देखिए हमने साल्बो भी दिया, सॉरी हाँ 30%। वट वी यूज टू डू, हम साल्बो सेपरेट देते थे, साथ आईसीएस ऐड कर लेते थे। साल्बो या साल्बिटामोल कास्ट अराउंड 90 रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शुरू की मैं बात कर रहा हूँ 16, ठीक है। इट कास्ट अराउंड, जो स्टीरॉयड कास्ट अराउंड ऑलमोस्ट 300। उसको सिम्टोमेटिक कौन बेहतर कर रहा है? नो 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 नो, साल्बिटामोल। उसकी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन ऐसे बेहतर हो जाती है तो वो स्विच ओवर करेगा टू इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या ख्याल? नॉट एट ऑल। इसको एजुकेट करना पड़ता है। हाँ, और हमने डेफिनेशन को किया चेंज। वी से कि दिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। वंस वी सेड दिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, दिस मीन द बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा इज ट्रीटमेंट inhaled corticosteroid. So there is paradigm shift now. आपको पता है कि 50 years salbutamol was given, 50 year. It took us 50 year to understand this point कि salbutamol जो है वो हमें बेनिफिट की बजाय नुकसान दे रही है। ठीक है? We have quitted the word of paroxysm. नो सर, देखें प्रोक्सिज्म बिल्कुल होता है इसमें, लेकिन वो कहते हैं कि अब ऑन गोइंग स्लो इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन देयर। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, उन्होंने लिखा है, इज इट डिबेटेबल टॉपिक, इज इट फिजिबल टू स्टॉप इन लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन अडल्ट? द बुकिश आंसर इज नो। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, लिविंग इन लाहौर, व्हाट डू यू से? माय आंसर विल बी नो, बट लोएस्ट पॉसिबल डोज शुड बी देयर। लोएस्ट पॉसिबल डोज क्या? कि जितनी पॉसिबल डोज पे मैं उसका अपना गोल, मैंने अभी अपनी गोल डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? शुड हैव अ मिनिमम सिम्टम्स या ना सिम्टम होनी चाहिए एंड नो एक्सेसिबेशन। अगर आप उसको 100 बीडी पे भी स्टेबल कर सकते, दैट इज फेयर एनफ फॉर मी। मैंने आपको कहा कि रिपीटेड एक्सेसिबेशन विल लीड टू रीमॉडलिंग, विल लीड टू सीओपीडी विच इज प्रोग्रेसिव। दिस इज रिवर्सिबल, दैट इज पार्शली रिवर्सिबल। सो नहीं फ़ायदा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ बिजिएस्ट प्रैक्टिशनर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी पेशेंट से जो पहली दफ़ा इस्तेमा का आता है ना, उससे डिबेट जो चलती है ना, वो आप हैरान होंगे, तकरीबन 10 to 15 फर्स्ट टाइम 10 से 15 मिनट की डिबेट होती है मेरी।
उसके मैं सारे क्वेश्चन पूछता हूँ पहले और आपको पता है हमारे पास जो पेशेंट आता है यूजुअली वो डायग्नोज होता है। क्या तशखीस है भी आपकी? डॉक्टर साहब मैनू तो एलर्जी कहते हैं। किन्ने सालों तो एलर्जी है? 10 साल हो गए। ठीक, तो ये जो तुम दवाई बंद करते हो वध जाती? हाँ जी वध जाती, बिल्कुल ठीक। सो 3 पॉइंट तो बना दिया हमने इसको कि 10 साल से आपको चल रही है, दवाई बंद करते तो एग्रीवेट हो जाती है। अब हमने नाम देना है ख़तरनाक सा, तो हम कहते हैं भी एलर्जी और दमा एक चीज़ के दो नाम, ठीक हो गया। और अगर आपको शुगर हो और शुगर की दवाई बंद करें तो शुगर को क्या होना चाहिए? ब्लड प्रेशर, और उसकी दवाई बंद करें तो ब्लड प्रेशर को क्या होना चाहिए? और अगर कोई लाहौरी पेशेंट आ जाए तो उसको पोल्यूशन से इतना डरा देते हैं, वो कहता है कि ठीक है जी मैं इनहेलर लेंदा रहा। मुझे अब तक इन माई प्रैक्टिस बिलीव मी आई नाउ लास्ट 3 ईयर की अगर मैं प्रैक्टिस देखूँ शायद पेशेंट मिला हो ऐसा जो कि नॉन कंप्लाइंट हो। देखिए आपने उसकी साइकी को समझना है, उसको बताना है भाई तुम फिजिकल एक्टिविटी करो। बच्चे मेरे पास अब बहुत आना शुरू हो गए हैं रिसेंट पास्ट में, और मैं समझता हूँ ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो रहा है। ऐसे आते हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म ये वाली मैनेजमेंट करते हैं जो सर आप बता रहे हैं, और दे गेट एक्सेसिबेट, दे नेवर गो टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल देन अगेन दे डेवलप द सिम्टम्स। आप उनको मैनेज करें, उसके बाद बिलीव मी उसकी माँ बच्चे को संभाल के रखती है कि नहीं जी बिल्कुल ठीक हो, ये स्कूल से छुट्टी नहीं कर। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हमारा आपकी जनरेशन थोड़ी सी क्योंकि हमसे आगे है ना, तो कॉन्फिडेंस की लैकिंग है। नन ऑफ माई पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह, नन तो नहीं मैं कहूँगा, 90% माई पेशेंट नेवर क्विट इनहेलर, दे गिव मी अ गुड फॉलो अप। मैं बुलाता ही 2 महीने बाद जान ही छूट गई, 6 तो 8 महीने बाद मेरे को मुझे पता, अगर मुझे पता है कि सॉरी यस सर आई विल नेवर रिकमेंड यूज इनहेलर विदाउट स्पेसर, आई विल नेवर रिकमेंड, ठीक है। अच्छा पहले उनको कन्विंस कैसे करना है, हम ट्रीटमेंट से पहले डिबेट पे पढ़ गए। एक सवाल है प्रोफेसर सोलर साहब ने सिखाया, मैं अक्सर आगे सिखाता हूँ भाई, अगर आपको कान में मसला हो तो दवाई कहाँ डालोगे? आंख में मसला हो तो दवाई कहाँ डालोगे? अगर नाक में एलर्जी है तो एलर्जी की वजह से कान में खराबी है तो नाक में डालो। एडा डाना उन्होंने ना कंफ्यूज करो, उन्होंने नाक से पवा दो। सो आप अगर उसको ये सीधी बात बताएं, उससे पूछें कि जी आपका सांस में मसला है तो दवाई खानी चाहिए कि सांस में लेनी चाहिए? सोलो साहब ने ये एक वर्ड्स कहा है और मुझे बड़ी हेल्प की है अभी तक, ठीक है, उससे वेरी गुड। वो मुझसे डिबेट नहीं कर रहे होते जी। और आपको बताऊं कि फर्स्ट 10 मिनट्स पहली दफ़ा आप उसको 10 मिनट दे दें, उसके बाद डिबेट नहीं होगी। फिर अगला काम जो मैंने आपको बताया, जो आपको फोकस करना चाहिए कि उसकी स्टेप से ऊपर ट्रीट किया। अब जब वो 1 हफ्ते में स्टेबल होगा इंशाल्लाह, तो वो आपके पास वापस आएगा। फिर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देखें नहीं उसने बेचारे ने हमें पैसे देने हैं और मैं उसको 4 हफ्ते बाद पेट्रोल खर्च करके 309 पता नहीं 10 रुपये पर लीटर वो यहाँ पे आए मेरे पास, और मैंने आके कहना है कि कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, व्हाई नॉट आई कॉल द पेशेंट आफ्टर 2 मंथ। क्या ख्याल? उनका कॉन्फिडेंस है, वो 2 महीने स्टेबल रहता है, पेशेंट नहीं जाता। अब प्रैक्टिस की शुरू की बात हो रहा है, अब मैं पिछले 3-4 साल की प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये मुझे अब किताबी बातें लगती हैं कि सर पेशेंट इनहेलर नहीं ले रहा, पेशेंट को साइड इफेक्ट आ रहे हैं, दे यूजली कंटिन्यू विद द इनहेलर, ठीक है जी। सो कंट्रोलर मेडिकेशन हमने क्या कही, विच द मेडिसिन विच रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, और ये हमें रेगुलर लेनी पड़ती है। इनका बेनिफिट क्या है? दे रिड्यूस एक्सेसिबेशन एंड इम्प्रूव द लंग फंक्शन। रिलीवर मेडिसिन क्या होती है? ओनली सिम्टम्स बेहतर करती हैं। वी कैन ऐड रिलीवर मेडिसिन ओवर कंट्रोलर मेडिसिन, कंसेंसिस है, इसमें कोई डिबेट नहीं। कंट्रोलर मेडिसिन क्या है? इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड, ICS एंड लाबा, लिकोटाइन मॉडिफायर, मिपुलिजिमैब, दिस इज अवेलेबल सर यूके में, ये आई हुई है, FDA अप्रूव्ड है, अ वेरी गुड ड्रग मिपुलिजिमैब। फिर कोई भी लॉन्ग एक्टिंग जैसे ट्यूटोपियम है, ओमेलिजिमैब का पता है आप लोगों को? एक ज़माने में हमने PG शिप में दी, बड़ा शौक था इसको देने का, जुलेर के नाम से आती थी, वेरी कॉस्ट बट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, सो हमने अब हम कम ही देते हैं। फिर सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक, ये दोनों जो हैं ये सिम्टम रिलीव कर रहे हैं, ठीक हो गया। वेरी कॉम्प्लिकेट स्लाइड। अच्छा यहाँ पे भी मैं आई वुड लाइक कि आप लोग फोकस करें सिर्फ ये वाला लिम्ब, इसके 2 लिम्ब बना दिए गए हैं सर, मैं आपको पढ़ा दूंगा लेकिन फोकस हम यही करेंगे। हमारे पास पेशेंट आया स्टेप 1 में
और 2 में ये है कि एज नीडेड लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड अलोंग विद फॉर्मिट्रोल। ठीक हो गया? इसका मतलब है जब मैंने एज नीडेड दे दिया तो मैं फॉलो अप पे बुलाऊंगा उसको, लेकिन एज नीडेड से परमानेंट कब कन्वर्ट होगा उसका, ये सवाल आपका होना चाहिए। इफ अ पेशेंट सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं, बिल्कुल, अगर उसके सिम्टम वो पहला भी एक भी पॉइंट आ जाता है, एक भी नॉक्टर्नल सिम्टम आ जाती हैं इसको, तो वो नाइट टाइम एनी वन नाइट टाइम सिम्टम, ट्वाइस डे टाइम सिम्टम आती है तो मैं उसको रेगुलर कर दूँ। इससे अगले स्टेप पे अगर हम जाएं तो ये रेगुलर डोज रिकमेंड करते हैं। ठीक हो गया? एंड इसके साथ वो सिर्फ ऐड करते रहते हैं मीडियम एंड हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड। ये लो डोज हाई मीडियम कितने, ये आगे आएगी स्लाइड। ठीक है? स्टेप 4 5 में जाके वो लामा ऐड करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्कुरिन। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो जाती है, हमारे यहाँ नहीं आती। यहाँ पे वो भेजते हैं कुछ जेनेटिकल स्टडी के लिए, उसकी फिनोटाइप देखते हैं, उसके मुताबिक मैनेजमेंट प्लान डिजाइन करते हैं, IgE लेवल करवाते हैं। अगर IgE लेवल 70 to 700 के दरमियान है तो ओमेलिज़ुमैब जिसको हम कहते हैं वो देते हैं। हम अभी तक इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए यहाँ पर। सर ये क्या बात करता है? अब आ गए सर आपके पेशेंट बड़े खतरनाक है, मैंने हिसाब लगा लिया। शॉर्ट एक्टिंग वो कहता है कि जनाब मुझे आप स्टीरॉइड दे रहे हैं, मुझे तो साइड इफेक्ट ही बड़े आ रहे हैं। बाज मरीज डेल्टा कार्टल लेते हुए उसको 10 साल हो जाएंगे, लेकिन इनहेल स्टीरॉइड उसको तंग करते हैं। ठीक है, मैं नहीं स्टीरॉइड लेने डॉक्टर साहब। आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, आप ना लें। ये लाइन देखें उसने क्या लिखी है, लेकिन ये जो पोटेंट आगे स्टीरॉइड है, सुने तो सही सर, आगे क्या कहता है? टेक इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड व्हेनेवर सावा टेकन। कान तो उसने उसी तरह ही पकड़ा है। तो ये सारी लाइन जो है ये मैं पढ़ाता ही नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बेसिकली इसमें वही शॉर्ट ही है कि जी जब भी आपने साबा लेना है आपने ICS लेना ही लेना है। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साल्बिटामोल एंड फॉर्मिट्रोल? ऑर्बिटोल कैन बी यूज्ड एज रेस्क्यू, वो दोनों सूरतों में यूज किया जा सकता है। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा ना हम हेपेटाइटिस C भी आप लोगों ने ट्रीट किया ना, आप लोगों ने देखा ना हेपेटाइटिस C में इंटरफ्रोन आए थे इनिशियली आफ्टर 48 आवर, फिर वंस अ वीक वाले भी आ गए, है ना? तो मेडिसिन में मेरा एक कंसेप्ट ये है कि अगर आप इन्फ्लेमेशन को जितना लंबा देर रोकेंगे उतनी सिम्टम्स ज़्यादा देर तक बेहतर रहेंगे। इसके लिहाज से हम बात करते हैं। तो फॉर्मिट्रोल ने बिल्कुल बच्चे ने ठीक कहा कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, बिल्कुल आई एग्री। एक इसमें और भी खूबी है, इट्स अ क्विक रिलीवर विद इन 5 मिनट। ठीक है? सो साबा इज अ शॉर्ट एक्टिंग। इसका मतलब है कि ये सिम्टम तो रिलीव कर रहा है, इन्फ्लेमेशन रिलीव नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी लॉन्ग एक्टिंग चाहे वो एंटीकोलिनर्जिक है या लाबा है, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो मेरा एक जो इनहेलर है वो दोनों पर्पज सॉल्व कर। ठीक हो गया? क्लियर? कंसेप्ट हमारा क्लियर हो? चलें, सो इस लाइन को मैं इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये है कि मेंटेन, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। कौन सा ऐसा साल्ट है जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, मेंटेनेंस भी है और रिलीवर भी है? वाह सर, अच्छा ये आगे वाले मुझे सारे बताई जा रहे हैं, पीछे वाले मुझे देखी जा रहे हैं सिर्फ, हैं? अच्छा वो बाल में उनको आगे लेके आए। क्यों भाई, ये कंसेप्ट को समझ लगी है कि क्या का? इसका मतलब है हमने कंसेंसस एक डेवलप कर दिया। बच्चों जो पीछे बैठे मैं उनसे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। ये आगे वाले जो है ना, अब ये हमारे उस्ताद हो गए, इनको सब पता है, मुझे पता है कि हमने ये कंसेंसस कर लिया कि जो एस्थमा है इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कंसेंसस कर बैठे हैं हम लोग। ये दूसरा ये है कि शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स जो भी हैं, चाहे वो लाबा हैं चाहे वो लामा हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिम्टम बेहतर कर रहे हैं, दे आर नॉट कंट्रोलर्स। कंसेंसस है। इसका मतलब ये है कि हमारे ख्याल में अप टिल नाउ वट एवर डाटा इज अवेलेबल दैट सेज कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अलोंग विद द फॉर्मिट्रोल इज द ओनली चॉइस वी हैव। ठीक है? लेकिन आप लोग ये भी कह सकते हैं, जो हमें पहले भी यही पढ़ाते रहे, तुसी साबा साबा हुन आगे से साल्बिटामोल चेंज करते हैं। हाँ जी, फ्लूटिकासोन ठीक है तो ऐड करें ना किसी के साथ।
फ्लूटिकस फ्लेक्सोटाइड में तो सिर्फ फ्लूटिकस होना, साथ ऐड कर दे साबा, अब कॉम्बिनेशन में मिलता नहीं है, तो बच हमारे पास एक दो ही कंपनी गई। तो फिर सर देखें, जो ये बात आप करें, जब हम पीजी थे ना तब एक स्टडी चल रही होती थी कि ब्रोंकोस्कोपी बायोप्सी इन अ पेशेंट विद एसिम्प्टोमेटिक एस्थमेटिक पेशेंट, यू विल बी सरप्राइज, मुझे याद है ये स्टडी हम लोगों, एंड दैट स्टडी सेज कि एसिम्प्टोमेटिक एस्थमेटिक पेशेंट स्टिल हैव ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन। हमें पढ़ाया जाता, हम डिबेट करते थे अपने स्टाफ से। इसी तरह हमने पेशेंट देखे सीओपीडी के, जो थे सीओपीडी लेकिन रिवर्सिबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती थी, तो क्या कहा गया, एस्थमा सीओपीडी ओवरलैप। जो डाटा आता जा रहा है तो कुछ कंसेंसस तो डेवलप हो गया है एस्थमा और सीओपीडी में डेवलप, कुछ जगहों पे लाइन बहुत नैरो हो गई है। यहाँ पे मैं देख रहा था, ये किसी ने ये लिखा हुआ है, ये ट्रिम्बो, ये साल देखा आपने, ट्रिपल थेरेपी, ठीक है। कभी सर सीओपीडी पे हम लेक्चर रखते हैं, उस पर बड़ी गेम एक्सचेंज होगी है, उसमें उसकी जिसकी मैनेजमेंट बड़ी मैथमेटिकल होगी। अब अगर मैं सीओपीडी आपको पढ़ाऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज एंड रादर कंफ्यूज कि सर एक ही गल हुई, तुसी तो इतने भी स्टूडेंट पास था, नेक्स्ट हम इसी पे रखेंगे, चलें डन हम इस पे रखेंगे। सो अब जाके जो कंसेंसस है उसमें अब कंफ्यूजन नहीं है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और हमें मेंटेनेंस थेरेपी देनी ही देनी है, ठीक हो। सो हमने क्या कहा, मेंटेनेंस थेरेपी इज आईसीएस फॉर्मिट्रॉल, और ये जीना ये कहती है कि डिस्पाइट द एडिशन ऑफ साबा, ये सर आपके लिए ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसको गौर से पढ़ना है। डिस्पाइट द एडिशन ऑफ आईसीएस एंड साबा इन ट्रैक 2, जीना इन ट्रैक 1 as needed ICS formoterol remain the preferred treatment. Why? Because data says, data क्या कहता है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि इनका जो कंट्रोलर मार्ट की जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स था, जस्ट लुक एट दिस, कि रिडक्शन इन हॉस्पिटलाइजेशन, यूज ऑफ सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रिडक्शन इन एक्सेसरबेशन कितने कम हुए। यानी अब हमें, मैं ये समझता हूँ इस डिबेट को ओवर कर देना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि देखें कॉस्ट, आप लोग समझते हैं कि सर कॉस्ट, अब हमारे लिए तो कॉस्ट इशू है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप मुझे पूछे ना कि आप क्या मैनेज करेंगे, आई विल क्विट मॉन्टेलोकास्ट, इसका एक पैसे ख़त्म कर दी, वो भी तो पैसे उसके लग रहे हैं, आई विल गिव जस्ट स्मार्ट थेरेपी इन दिस पेशेंट, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बेनिफिट भी है, आपको पता है कि अगर इसमें पेशेंट फिर सिम्टोमेटिक हो जाए, एक पेशेंट गया एक ऐसी जगह गया जहाँ पेंट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, साल्बिटोमोल देंगे। You can use this drug as a reliever too, 4 times a day, 6 hours apart, ठीक है, 4 times मैक्सिमम डोज, साल्बिट्रोल में यही साल्बिट्रोल, एक तो क्विक एक्शन जो है ना वो फॉर्मिट्रोल का, क्विक रिलीवर विद इन 5 मिनट, और लॉन्ग एक्टिंग है फॉर्मिट्रोल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं समझता हूँ, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन टेरेविड आई थी या ओफ्लॉक्सासिन आपके ज़माने में, है ना, बड़ी दी टेरेविड। जो ड्रग की न्यू जनरेशन आती है बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ कंसेंसस कि दिस ड्रग विल बी मोर एफिकेशियस विद लीस्ट साइड इफेक्ट। आर यू विद मी, ठीक है ना, मैं कि न्यू साल्ट की जो जनरेशन आनी चाहिए टेक्निकली वो एफिकेशियस ज़्यादा होनी चाहिए विद मिनिमम साइड इफेक्ट। सो यही है विद फॉर्मिट्रोल, ठीक है। अब इस मार्ट थेरेपी के बेनिफिट देखें, लेस एक्सेसरबेशन, लेस यूज ऑफ सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लेस इमरजेंसी विजिट, मोर सिम्टम फ्री पीरियड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस इज द चार्ट जो सर ने मुझसे सवाल पूछा। अच्छा दूसरा सर आपने इसमें देखा नहीं है, ये इसकी डोज आपने नहीं मुझे बताई, मैंने से पूछी नहीं है, फॉर्मिट्रोल किस में अवेलेबल है हमारे पास, 100/6, 200/6, कितना कम डोज है। जब आप साल्मिट्रोल देते हैं सर उसकी क्या डोज है, वो सर्टाइड 250, 500, हाँ, तो इसका मतलब है इसमें स्टीरॉयड की डोज भी कम है, ठीक है ना। लेकिन इसमें उसकी एक वजह है, ये क्या लफ्ज़ है, शायद मैं इसको इलाज करता हूँ, एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल। इन्होंने मुझे आपको पढ़ाने का बड़ा कहा है और आपकी तशनगी देख के मुझे लगता है मैंने सारे पढ़ा देना आपको। हाँ जी
किसकी? वो हम उससे आगे निकल गए हैं सर, हम तो एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल पहुंच गए हैं। अच्छा अब बात ये है, इसका मतलब है कि फॉर्मेट्रोल जो हमने यूज़ कर रहे हैं, या ये जो स्पेशली हम फॉस्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि शायद बाकी साल्ट में कम है। एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल इन्होंने क्यों लिखा, और बड़ा धड़ल्ले से लिख रहे हैं ये बात। इसका मैं थोड़ा सा आपको आगे पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बड़ा एडवांस ये स्टडी हो जाएगी, ये आपने जेहन में रखूँगा। देखिए अब एक नई डिबेट चल पड़ी है, स्मॉल एयरवेज। अब वो होता है स्मॉल एयरवे, लंग एक लार्जर एयरवे, एक मीडियम साइज एयरवे, एक स्मॉलर एयरवे। ये बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं सिम्टम्स में, लेकिन जब ये डैमेज होते हैं उस वक्त तक 70% आपके स्मॉल एयरवेज डैमेज हो चुके होते हैं जब ये सिम्टोमेटिक होते हैं। यस बिल्कुल, ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सर ये आप देख लें, लो डोज कितनी है? मीडियम डोज 200 to 400 है, और मोर देन 400 आपकी हाई डोज है। ये इन सब की अवेलेबल चार्ट अवेलेबल है। इसको और शॉर्ट कर दिया है, ये इसमें आप देख लें। अब हमने कहा कि पेशेंट को हमने मैनेज करना है। जब हमने ट्रीट कर दिया तो हमने उस पेशेंट को बुलाया आफ्टर 1 मंथ एंड देन 3 क्वार्टरली हम उसको बुलाते रहे, डिपेंड अपॉन यू। लेकिन जिस पेशेंट में प्रेगनेंसी है उसमें हम 4 to 6 वीक्स के बाद बुलाएंगे, ठीक है। आपने 1 वीक की बात की, 1 वीक के बाद आप उस पेशेंट को बुलाएंगे हु हैज़ रिसेंट एक्सेसिबेशन, ठीक है। स्टेप अप करने के 3 वे हैं। एक होता है सस्टेन स्टेप अप। सस्टेन स्टेप अप मीन कि आप 2 to 3 मंथ्स के लिए पुअरली कंट्रोल्ड एस्थमेटिक पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट प्लान देंगे। क्लियर? सस्टेन। आपने जब लेवल ऑफ कंट्रोल डिजाइन किया, एक पुअर कंट्रोल था, एक अनकंट्रोल्ड था, और एक कंट्रोल था। जो पुअर कंट्रोल्ड है उसमें यूजुअली कोई ना कोई रिस्क फैक्टर चल रहा होगा जिसको आप अवॉइड करेंगे और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। जो अनकंट्रोल्ड होता है उसमें आपको स्टेप अप करने के साथ शॉर्ट एक्टिंग स्टीरॉइड भी देना पड़ता है। सॉरी, शॉर्ट टर्म किसको है? किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गई है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो सर ये देखें, वो कहते हैं कि आप उसको स्टेप अप करें जस्ट 1 to 2 वीक्स के लिए। यानी मैं यही मेंटेनेंस थेरेपी जो थी उसको थ्राइस अ वीक करके 2 हफ्ते गुजार लूँ, ठीक हो गया। फिर डे टू डे है, जैसे एक पेशेंट है जो कि एक्सपोज हुआ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पेंट वर्क हो रहा था, उसे कहा भाई 2 डोज एक्स्ट्रा ले लो, 2 दिन बाद वो पेशेंट ठीक हो जाए। तो सस्टेन है, शॉर्ट टर्म है, और डे टू डे। एम क्या है? माई एम इज दैट पेशेंट शुड बी सिम्टम फ्री विद द लोएस्ट डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। whenever you want to step down your patient should having well controlled asthma over a period of 3 months, no respiratory tract infection, patient should not be traveling or not pregnant. अगर ये है तो आप step down नहीं करेंगे। This is a topic. Stopping ICS is not recommended in adult with asthma. Yes. डोज कम कर लें। देखिए मुझे डोज पे इतराज, आप कहें एक पफ रात को दे लो, ठीक है। अगर उसकी डे टाइम सिम्टम नहीं है, उसकी नॉक्टर्नल सिम्टम नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहा है, उस पर कोई इतराज नहीं, लेकिन यू हैव टू कंटिन्यू, स्टॉप ना करें। लेकिन पेशेंट का प्रॉब्लम है कि जिससे उसे रिलीव हो जाए, ही इज नॉट गोइंग टू क्विट इट। सर एस्थमा में मैंने ये नहीं देखा, जो ही वो बेहतर होता है वो बंद कर देता, यही एस्थमा में प्रॉब्लम। जिस तरह इम्पोर्टेंट इन फॉस्टर एवोहेलर है, आप वो अगर छोड़ते हैं तो दे थिंक कि आई एम मोर सिम्टोमेटिक, नहीं दे आर एडिक्ट ऑफ फॉस्टर। नहीं सर, एडिक्ट सिमिलरली बीटा मेथासोन पहले होता था, उसमें कुशिंग आती थी, तो अब इसमें फॉस्टर में ये देखा गया है कि जो एक दफे उस पर लग जाए वो उसको छोड़ नहीं सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं मैं कहूँगा। देखिए मैं आगे बताता हूँ, वो चैप्टर बड़ा वास्ट चैप्टर है जिसको मैं आगे छेड़ने लगा, थोड़ा सा पढ़ाऊँगा मैं। देखिए ये जो फॉस्टर स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल है, इसकी पेनिट्रेशन डीप है, ये सिम्टम ज़्यादा रिलीव करेगा। आप ट्राई करके देखें। जितने और भी हैं, जितने इसके साथ के कंपेटर हैं, वो एक्स्ट्रा फाइन नहीं है। एक्स्ट्रा फाइन हम कहते हैं जब पार्टिकल साइज 2.5 माइक्रोन से भी नीचे कर देते हैं, तो दे पेनिट्रेट डीप इनसाइड द लंग, वो ज़्यादा रिलीव फील करते हैं। दिस इज़ राइट। लेकिन डोज भी तो देखें ना, 100 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, ठीक है। उधर बेक्लामिथोसोन देखें 250, 500, तो डोज भी तो सिग्निफिकेंटली कम है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा स्मोकिंग सेसेशन भी कम करने हैं और ट्रिगर को भी अवॉइड करना है। फिजिकल एक्टिविटी आपने करनी है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा है तो उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दीज आर द ट्रिगर्स। कॉकरोच,
वेरी इंपॉर्टेंट पेट्स बिल्ली थोड़ी बड़ी माड़ी रही सर ब्रिटिश कैट है कोई अच्छी अट्रैक्टिव बिल्ली ये अगली दफ़ा सर ये अच्छी आई है ठीक है स्मोकिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ठीक है ये है सर एस्थमा एक्शन प्लान जो पेशेंट खुद फिल करता है खुद फॉलो करता है लुक एट दिस ये इंटरनेशनल गाइडलाइन क्या कहती है 50% अडल्ट एंड चिल्ड्रन डोंट टेक कंट्रोलर मेडिकेशन एज एडवाइस हमारे यहाँ क्या बात करनी है ठीक ये क्या है चीपर डिवाइस हाँ, उसने बनाई हुई ना वो तो ये ठीक करें सही कर रहा है सही कह रहा है उसमें वो पीछे वाले क्यों नहीं कह रहे सही कह रहे हैं आप ही कहीं जा रहे हैं वो बोल ही नहीं पीछे वाले तो अगर उसका प्लेसिबो इफेक्ट अच्छा है शी इज रिलीविंग तो इकोनॉमिकली भी ठीक है और क्यों मैं ये मुझे अच्छा आप लोगों ने ये पीछे वाली ये ठीक कर रहे हैं तो एक कैसी पिक्चर लगा दी है मैंने ऊपर फोरम जुगाड़ लगा रहे हैं अलाउड हम जुगाड़ पे चल रहे हैं सारे क्या ख्याल है देखिए आपको एक और मैं बात बताता हूँ इनहेलर डिवाइसेस जो है ना यूज करना किस पेशेंट को क्या देनी है ये भी एक ट्रिक है पेशेंट 60 ईयर का बाबा है उसको आप डीपीए खोल के देते हैं और बाबा जो आप उसको गौर से देखें तो बाबा 3 दफा साफ कर रहा होता है वो इतों थले नहीं जाती अब ये है एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल मैं फॉस्टर की बात कर रहा हूँ आप इसको इसका जब वेलोसिटी है यार काइंडली करेक्ट मी ये 70 किलोमीटर है इसकी वेलोसिटी जो स्पीड है मुझे कंफ्यूजिंग हो गई इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है जो एमडीआई है ना इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है जब आप इनको स्पेसर से कनेक्ट करते हैं तो उस वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं और मैक्सिमम ड्रग को इनहेल करवा लेते हैं सो मेरी रिकमेंडेशन ठीक है कुछ पेशेंट मिलते हैं जो बड़ी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी स्पेसर के साथ यूज़ करें मैं थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ बिकॉज दिस इज़ द इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप लोग करते हैं देखिए सिंपल इनहेलर जब भी आप लेते हैं उसको ओपन करके उसको आप शेक करते हैं और पेशेंट को कहते हैं सांस को बाहर निकालें मुंह में रखें प्रेस किया try to hold for 10 seconds and exhale this is very synchronized पॉइंट जो है मुंह को बंद रखना है उसके ऊपर हाँ जी एक डॉक्टर साहब से तो मैंने कंसल्टेंट उसने मैंने उनको कहा भाई कि जब आप इसको प्रेस करें तो आप नाक के जरिए सांस अंदर तक लें 10 सेकंड रोकें और फिर बाहर निकालें और कहा नहीं जी मुंह के जरिए भी सांस लेना है नहीं लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे थे मेरी ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਯੂ ਹੈਵ ਸ਼ੇਕਨ ਦ ਕੈਨਿਸਟਰ ਇਨਹੇਲਰ you patient will exhale attach with the mouth and synchronization ऐसे ही है वेरी डिफिकल्ट करके देखें अब स्पेसर ने क्या किया आपने इनहेलर को शेक किया स्पेसर के उस एंड पे लगाया जहाँ पे वो अटैच होता है थंब को नीचे रखा ऊपर से प्रेस करवा लिया तो डोज तो ज़ाया नहीं होगी जी नहीं कोई ज़ाया नहीं उसके दूसरे एंड पे वन वे वॉल लगा हुआ है ठीक है तो पेशेंट को ना पेशेंट क्या करते हैं आप पेशेंट को जो ही मुंह में रखते हैं ना वो पेशेंट प्रेस करता है साथ ही खाना शुरू कर देता है उसको ये रिलैक्स करें कि जी आपने हिलाया है लगाया है थंब डाउन पे रखा है ऊपर से प्रेस किया है अब तसल्ली से हुक्का पिए होल्ड होल्ड एक्सहेल एक दफ़ा प्रेस करके 6 दफ़ा मिनिमम अगर आप समझते हैं उसके टाइडल अच्छे हैं अगर आप समझते हैं रेट ज़्यादा है तो डबल भी कर सकते हैं कि 12 दफ़ा खींच लें एक दफ़ा प्रेस करके 6 से 8 दफ़ा खींचेगा तो ये एक इनहेल एक पफ है 2 का मतलब है प्रोसेस रिपीट करना है क्लियर जब आप दूसरा यूज़ करते हो एमडीआई उसका प्रॉब्लम ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा है अच्छा एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ अब ये एस्थमा का पेशेंट एक्सेसरबेट कर गया है तो वो डीपीआई तो खींच ही नहीं सकेगा आप इसी पेशेंट को कहें कि एक दफ़ा प्रेस करके 12 दफ़ा सांस ले तो दिस इज़ एज गुड एज नेबुलाइजर उसको ज़रूरत ही नहीं नेबुलाइजर ठीक है एक तरीका और बता आपने इसमें वॉश करने का क्योंकि अब एक बताया इसको वॉश भी करना होता है कैसे वॉश करते हैं आफ्टर 1 वीक स्पेसर को ओपन करते हैं 10 मिनट के लिए सोप या सर्फ वाटर में रखते हैं उसके बाद नीम गर्म पानी में गाल के उल्टा रख लेंगे कपड़ा हाथ इसके अंदर नहीं मारेंगे तो ये 8 मंथ वर्क करेगा सिंपलेस्ट ठीक है कपड़ा हाथ अंदर क्यों नहीं मारेंगे वाइप हो जाएगी उसकी जो सरफेस है यस एक बिल्कुल ठीक है कंटेमिनेशन करें दूसरा इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हैं वो आप अगर क्लियर कर देंगे तो जो ड्रग है वो साइड पे लगे
अच्छा जी, मैं ना एक स्मॉल एयरवे सर बड़ा क्विकली वाइंड अप करता हूँ। लार्जर एयरवे हैं जो मोर देन 2 mm है, स्मॉल एयरवे लेस देन 2 mm है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट्स, दीज आर द स्मॉल एयरवे एंड यूजुअली दे आर अफेक्टेड इन एस्थमा। ठीक हो गया? स्मॉल एयरवे का वॉल्यूम चेक कर रहे हैं 4500 ml और 50 ml है लार्जर एयरवे का। ये रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन 90% ऑफ द वॉल्यूम। हमारा प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल एयरवे को डायग्नोस करने की फैसिलिटी नहीं है। ठीक हो गया? मैं यहां से आगे ले जाऊंगा, इस जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ने की। किसी हद तक अगर आप स्पायरोमीट्री देख रहे हैं, उस पर लिखा होता है FEF 25/75 एक लफ्ज होता है, वो स्मॉल एयरवे को शो कर रहा होता है। इसके डिफरेंट टेस्ट मॉडलिटीज अवेलेबल हैं डायग्नोस करने के लिए, लेकिन इसको अप्रोच करने के लिए, इस एयरवे में जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल चाहिए। जो आप बात करते हैं ना, वो फोस्टर लेता है तो वो एडिक्ट हो जाता है, बिकॉज इट पेनिट्रेट डीप इनसाइड द लंग। द पेशेंट फील अ लॉट बेटर विद दैट। ठीक है? सो लेकिन सर जितना वो टर्मिनल पार्ट्स हैं, पेशेंट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गॉट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दे हैव गॉट बिग बेलीज, और वो उसका जो बेजल होते हैं वो कोलैप्स हो चुके होते हैं, पिक्विकियन की एक्सटेंट शुरू हो चुकी होती है, तो उसमें इसका टर्मिनल का तो रिस्पॉन्स ही खत्म हो। तो अगर हम ये वाला यूज ही ना करें तो वो दूसरा कहाँ तक पहुंचेगा? ये तो फिर भी कोई कोशिश करके टम्मी को इधर उधर करके अंदर घुस जाएगा, दूसरे वाला तो अंदर भी नहीं पहुंचेगा। देखिए, ये जो आप ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये इस पे मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इस पे किसी दिन अलहदा प्रोग्राम करेंगे, वो स्लीप एपने पे अलहदा बात करें। ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं होती, ये टाइम पे इसको ठीक करना होता है। सो आई थिंक दैट्स फेयर एनफ फॉर दिस स्मॉल एयरवे। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं अगर आप लेना चाहते हैं।